हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी चैप्टर के ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक्स में 3-4 चैप्टर के कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। तो हम लोग आज इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, इसके बाद हम लोग बाकी के चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है। तो देखो, डिमांड आप लोगों ने मैक्रो में ही पढ़ा था। एग्रीगेट मतलब होता है सम टोटल। डिमांड मतलब कंज्यूमर कितना सामान को खरीदना चाहता है। तो एग्रीगेट डिमांड हो गया कि इट रिफर्स टू सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर that people plan to incur on the purchase of goods and services produced in the economy corresponding to their different level of income। लोगों के पास जो इनकम है, कितना पैसा वो खर्च करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरी इनकम, अगर मान लो किसी की इनकम 10,000 रुपये होगी, उसका एक सर्टेन एक्सपेंडिचर होगा, किसी की 1 लाख होगी, उसका अपना एक्सपेंडिचर होगा। तो इकोनॉमी में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितना पैसा वो खर्च कर रहे हैं अपने नीड को फुलफिल करने के लिए, वही होता है तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड। इसके बाद आता है एडी डिमांड का बिहेवियर क्या होता है। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना इसको। तो देखिए, इन आदमी की इनकम अगर जीरो होती है, लेकिन फिर भी उसे मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर करना ही रहता है। उसे सरवाइव करने के लिए एक सर्टेन पैसा हमेशा हर हाल में उसे इनकर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा तो नहीं कि पैसा नहीं तो भूखे मरेगा, वो चोरी करेगा, कुछ भी मेथड यूज करके वो कंज्यूम करेगा ही करेगा। दूसरा होता है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होता है, कंज्यूमर का कंजम्पशन भी क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड भी क्या होता है, वो भी इंक्रीज होने लगता है। तो इसका मतलब इनकम और एग्रीगेट डिमांड में रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव होता है। और एक सर्टेन लेवल के बाद अगर मान लो इनकम फिर भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसके बाद आदमी क्या करेगा, लोग क्या करते हैं, सेविंग करना शुरू कर देते हैं। उनका पूरा पैसा खर्च नहीं होता है, उनके जितने भी खर्च करने की जरूरत थी वो पूरा खर्च कर देते हैं, और उसके बाद भी उनके पास एक्स्ट्रा पैसा बचता है, तो उससे लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, सेविंग करना शुरू कर देते हैं। चौथा पॉइंट है इसका, इनकम कर्व्स एट 45 डिग्री। तो इनकम का जो जब डायग्राम बनाते हैं तो ये होता है 45 डिग्री पे बनता है। ठीक है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच से इसे काटता हुआ ये जाएगा। एडी का कंपोनेंट, तो देखिए एडी को कंपोनेंट को स्टडी कर सकते हैं हम क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी के रिलेशन में। तो क्लोज इकोनॉमी क्या होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब वो इकोनॉमी होती है जो दूसरे देशों के साथ कोई व्यापारिक संबंध, बिजनेस रिलेशन नहीं रखता है, वो कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम नहीं करता है। तो देखिए, अब क्लोज इकोनॉमी में भी दो तरह की इकोनॉमी होती है। ठीक है, एक होती है 2 सेक्टर इकोनॉमी और एक होती है 3 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी किसको बोलते हैं, 2 सेक्टर जहाँ पे सिर्फ प्रोड्यूसर है और हाउस होल्ड है। 3 सेक्टर इकोनॉमी किसको बोलते हैं, जहाँ पे प्रोड्यूसर है, हाउस होल्ड है और गवर्नमेंट है। तो जब 2 सेक्टर इकोनॉमी रहेंगे तो एग्रीगेट डिमांड उस केस में क्या हो जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये इसको समझते हैं। तो देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर जब भी कोई कंज्यूम करने के लिए एक्सपेंडिचर इनकर करता है तो वो कहलाता है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जब भी प्रोड्यूसर सेक्टर इन्वेस्ट करता है किसी चीज़ में, प्लांट है, मशीन में, ज़मीन खरीदने में, किसी भी तरीके का वो अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो एडी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी है तो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, एडी का कर्व। एडी कर्व का लाइन कैसा होता है, तो ये रहा, मैंने जैसे आपको बताया था, एडी कर्व हमेशा 45 डिग्री पे ऊपर की ओर जाते हुए बनता है। ठीक है, और इसके बाद हमारा ये हुआ इनकम का। इनकम का जो ग्राफ होता है वो हमेशा 45 डिग्री पे जाता है। और ये दूसरा है आपका जो लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कंजम्पशन का लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये पॉइंट पे 0 था, उस पॉइंट पे कंजम्पशन कितना है, 30 है। तो ये किस बात को समझाता है, ये इस बात को समझाता है कि अगर कंज्यूमर का इनकम 0 रहेगा तो फिर भी उसे कुछ ना कुछ मिनिमम खर्चे हर हाल में करने ही करने रहेंगे। तो यहाँ पे ये आप इसे बोल सकते हैं, इस लाइन को आप एडी बोल सकते हैं। तो देखो एडी यहाँ पे अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी है तो एडी क्या होगा, C+I। यही अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी होता तो आपको ये क्या हो जाता, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था हमारा एग्रीगेट डिमांड का। इसके बाद हमारा आता है एग्रीगेट सप्लाई। तो डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है, सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर। तो एग्रीगेट सप्लाई कंसेप्ट प्रोड्यूसर से रिलेटेड होता है। तो सप्लाई क्या होता है, तो देखो, refers to the law of goods and service planned by the producer during accounting year। तो देखिए, एग्रीगेट सप्लाई रेफर करता है कि एक एक अकाउंटिंग ईयर में
जो एक कोई प्रोड्यूसर है, कोई सप्लायर है, वो कितने गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करना चाहता है, कितना वो रेडी है सप्लाई करने को, वही है तुम्हारा एग्रीगेट सप्लाई। इट इज आइडेंटिकल टू द फ्लो ऑफ इनकम। तो इसका जो भी डायग्राम होता है वो सेम होता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं इनकम का भी डायग्राम यही होगा और एग्रीगेट सप्लाई की भी डायग्राम यही होती है। तो ये दोनों डायग्राम क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कंज्यूमर का जैसे जैसे इनकम, जितना इनकम होता है, प्रोड्यूसर उतना ही सप्लाई करने की कोशिश करता है, ना वो कम करेगा ना वो ज़्यादा करेगा। एग्रीगेट सप्लाई का फीचर क्या है, तो इनकम और एग्रीगेट सप्लाई क्या होते हैं, हमेशा आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। प्रोड्यूसर विल्स टू सेल ऑल दैट दे प्रोड्यूस, ये विच नहीं होगा, प्रोड्यूसर्स विल टू सेल ऑल दैट दे प्रोड्यूस। तो जितना प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर लिया, अगर मान लो मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने किसी सामान का 1000 क्वांटिटी प्रोड्यूस किया, तो मैं चाहूँगा मैं सारे को सारे बेच दूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं सारे को बेचूंगा मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वो है कंजम्पशन फंक्शन। तो नाम में क्या है, कंजम्पशन। तो देखिए कंजम्पशन फंक्शन क्या बताता है कि कंज्यूमर का इनकम के हिसाब से उसके कंजम्पशन में क्या चेंजेस है, कि अलग अलग इनकम लेवल पे वो कितना अलग अलग कंज्यूम कर रहा है। तो देखिए कंजम्पशन फंक्शन फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। इट रेफर्स टू, इट रिवील्स द बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विथ रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर के इनकम में चेंज होने से उसके कंजम्पशन में क्या चेंजेज आए, ये बात कंजम्पशन फंक्शन समझाता है। इसका इक्वेशन क्या होता है, C इज इक्वल टू सी बार प्लस MPC इंटू वाई। ठीक है, ये MPC इंटू का ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, आप इसे नहीं भी लिख सकते हैं, काम चल जाएगा। तो सी बार क्या होता है, तो मैंने बताया था कि सी बार की इनकम आदमी का जीरो है, फिर भी उसे सर्वाइव करने के लिए कुछ सर्टेन मिनिमम एक्सपेंडिचर इनकर करने हैं, यही आपका कहलाता है सी बार। MPC आपको पता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ। और वाई आपका होता है इनकम लेवल। आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं, ये कंज्यूमर और इनकम का डायग्राम यहाँ पे समझाया हुआ। ठीक है, कि देखो जैसे आप ये देखो कि पहले इनकम यहाँ पे इस पॉइंट पे इनकम क्या था, 0 था, और यहाँ देखो यहाँ क्या 20 है। इसके बाद इनकम इंक्रीज होना शुरू हो गया तो कंजम्पशन भी चेंज हो रहा है। एक पॉइंट आता है जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन क्या हो गए, दोनों इक्वल हो जाते हैं। लेकिन इस पॉइंट के बाद देखो जो आपका इनकम का लाइन है ये ऊपर हो गया है, और कंजम्पशन का डायग्राम है वो क्या है, इसके नीचे हो चुका हुआ है। ये जो लाइन आप देख रहे हो ये कंजम्पशन का है, और ये लाइन किसका है, इनकम का लाइन है। तो इनकम ज़्यादा हो गया कंजम्पशन से, तो अब कंज्यूमर क्या करना शुरू कर दिया है, सेविंग करना शुरू कर दिया है। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन के फीचर्स क्या हैं, तो देखो हर इकोनॉमी में एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होगा ही होगा, चाहे कंज्यूमर का इनकम क्या हो, जीरो हो, जीरो होने पे भी वहाँ कंजम्पशन होगा ही होगा, मतलब कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता है। कंजम्पशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द इनकम, अराइज इन द इनकम, अराइज इन द कंजम्पशन, अराइज इन द कंजम्पशन व्हेन इंक्रीज इन इनकम। यहाँ पे इसने गलत लिख दिया, यहाँ पे कंजम्पशन होगा। इसका मतलब आदमी का जब कंजम्पशन इनकम राइज होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, उसका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल कंजम्पशन फॉल्स बिहाइंड वाई। एक सर्टेन लेवल के जाने के बाद कंजम्पशन क्या होता है, वाई से पीछे हो जाता है, फिर लोग क्या करते हैं, सेविंग करना शुरू कर देते हैं। अगला टॉपिक है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो नाम में क्या आ गया, मार्जिनल। मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल, एक्स्ट्रा, मतलब आपकी इनकम में एक्स्ट्रा कितना इंक्रीज हुआ और उस वजह से कंजम्पशन में एक्स्ट्रा क्या बढ़ गया। ठीक है, तो देखिए इट रेफर्स टू द रेट एट विच सी इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन वाई, कि कंज्यूमर के इनकम में इंक्रीज होने से कंजम्पशन में कितना इंक्रीज होगा, कितना एडिशनल एक्स्ट्रा का बात करें। जैसे मान लो मैं अगर आपको पूछूं, बताऊं, एग्जांपल देता हूं, अगर कोई आदमी था, उसका इनकम पहले 100 रुपया था, उसका कंजम्पशन 50 था। इसका तो उस इंसान की इनकम बढ़ के 200 हो गई और कंजम्पशन बढ़ के 100 हो गया। तो इनकम में कितने का राइज हुआ, 100 का राइज हुआ। कंजम्पशन में कितने का राइज हुआ, 50 का राइज हुआ। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या करेगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या करेगा, जो डेल्टा सी है आपका, कंजम्पशन में कितने का चेंज हुआ था, 50 का, आपका इनकम में कितने का चेंज हुआ था, 100 का, तो आप क्या कर दोगे, 50/100 आपका MPC आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी क्या हो गया, एवरेज में आप क्या करते हैं, आप एक्स्ट्रा नहीं निकालते हैं। जैसे मान लो कि मेरा इनकम 100 है, मेरा कंजम्पशन 50 है, तो APC क्या हो जाएगा, 50/100। आपका इनकम 200 है, आपका इनकम 200 है, आपका कंजम्पशन 100 है, तो 200 100/200 कर दोगे। सिंपली यहाँ पे एडिशनल का कंसेप्ट लागू नहीं होता है।
इसके बाद आता है आपका सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन क्या होता है कि कंज्यूमर के इनकम में इंक्रीज होने के साथ वो कितना सेविंग में इंक्रीज क्या होता है। तो दोनों केस में इनकम और कंजम्पशन का, एक में कंजम्पशन फंक्शन में इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन था, सेविंग फंक्शन में इनकम और सेविंग का रिलेशन आता है। तो देखिए, इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, सो दैट, ठीक है, तो इनकम या तो कंज्यूम होगा या तो सेव होगा, ठीक है। जैसे मान लो मार्केट में आप गए, आपके पापा ने आपको 100 रुपया दिया, आपने खर्चा 50 किया, तो 50 आपका बच गया। तो जब मैं अगर उस 50 रुपये खर्चे को और 50 रुपये सेविंग को जोड़ूं, तो आपकी टोटल इनकम 100 आ गई हमारे पास। तो वही बात होता है, ये इक्वेशन इसका होता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस। वाई मतलब हो गया इनकम, सी मतलब हो गया कंजम्पशन, एस मतलब हो गया सेविंग, ठीक है। यही कहलाता है सेविंग फंक्शन। तो देखिए, सेविंग फंक्शन का डायग्राम थोड़ा अलग होता है। जैसे यहाँ पर आप देखो, जब कंज्यूमर का इनकम 0 था, तो सेविंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सेविंग नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि सेविंग इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम माइनस कंजम्पशन। यहाँ पे कंजम्पशन माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे सेविंग माइनस, इसका मतलब कंजम्पशन यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा होगा। मान लो तो कंजम्पशन यहाँ 20 हो रहा था, तो 0 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 50। तो इसी तरीके से क्या होता है कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन नेगेटिव होता है, फिर इनकम जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, सेविंग फंक्शन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, फिर एक पॉइंट आने पर वो 0 होगा और पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। तो इसका डायग्राम सीधा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। हमारा अगला कंसेप्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो सेम जैसे एमपीसी हम लोगों ने पढ़ा था, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, तो यहाँ पर जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। एमपीएस क्या होता है कि कंज्यूमर की इनकम में एडिशनल एक्स्ट्रा कितना इनकम बढ़ा और उससे सेविंग में एक्स्ट्रा इंक्रीज कितना हुआ। अगर मान लो मेरी इनकम 100 रुपये थी, मैं सेविंग 50 कर रहा था, मेरी इनकम बढ़कर 200 हुई, मैं सेविंग 100 किया, तो मेरे इनकम में 100 का चेंज हुआ और सेविंग में कितने का चेंज हुआ, 50 का चेंज हुआ। 100 माइनस 50 कर दिए, तो एमपीएस क्या हो जाएगा, 50/100, ठीक है। यही है आपका एमपीसी का कंसेप्ट, यही होता है। इट रिफर्स टू द रेट एट विच सेविंग इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू अ गिवन इंक्रीज इन वाई। इट इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन डेल्टा एस एंड डेल्टा वाई। तो यही आपका तो सेविंग फंक्शन का डायग्राम आप लोगों ने देख लिया। ये नीचे से नेगेटिव -20 से स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे ऊपर पॉजिटिव की ओर जाना शुरू कर देता है। देखो, एपीएस और एमपीएस क्या होते हैं, दो डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं। तो एपीएस होता है एवरेज और एमपीएस होता है मार्जिनल। एवरेज में आप क्या करते हो, टोटल बटा टोटल कर देते हो। एवरेज ऐसे निकाला जाता है, टोटल कितना था और नंबर कितने थे आप डिवाइड कर दो। लेकिन मार्जिनल में आप क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ एडिशनल, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा को निकालते हो। तो एपीएस का फॉर्मूला होता है एस बाई वाई और एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर इनकम 100 था और सेविंग 10 था, तो एपीएस क्या हो जाएगा, एवरेज 10/150, ठीक है। अगर मान लो यहीं पर दिया रहता है कि डेल्टा एस 10 है और डेल्टा वाई 50 है, तो यहाँ एमपीएस कितना आ जाएगा, 0/0.2। सेविंग फंक्शन का इक्वेशन जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन था सी इज इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। उसी तरीके से यहाँ पे इक्वेशन होता है एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस माइनस 1 माइनस बी इंटू वाई, 1 माइनस बी इंटू वाई होता है। यहाँ पे बी आपका एमपीसी को बोला गया हुआ है। अब है दोनों के बीच के रिलेशनशिप को समझा जाए, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। तो देखिए, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब हो गया एमपीसी और प्रोपेंसिटी टू का कंज्यूम का मतलब हो गया एमपीएस, ठीक है। तो ये आप इसके बाद को आप लोग समझ गए होंगे। एपीसी का फॉर्मूला सी बाई वाई, एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी बाई वाई। इसे बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या बोलता है कि कंज्यूमर के ये था बेसिकली, यही था, यहाँ पे डिफरेंस नहीं करता। अब इसके बाद आता है आपका एमपीएस और एपीएस में रिलेशन। तो एपीएस का फॉर्मूला एस बाई वाई, एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। एवरेज इसे बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसका जो इंपॉर्टेंट बात आपके सामने में आती है वो इक्वेशन है हमारा एपीसी और एपीएस क्या होता है, 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है और उसे एग्जाम में आपको प्रूफ करने के लिए पूछता है कि भैया प्रूफ करके बताओ एपीसी और एपीएस को जब जोड़ते हैं तो 1 होता है। तो आप लोग कैसे प्रूफ करोगे, आप लोग लिखना एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई, एपीएस इज इक्वल टू एस बाई वाई, ठीक है। जब हम एपीसी और एपीएस को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बाई वाई प्लस एस बाई वाई। तो देखो वाई वाई क्या है यहाँ पे सेम है,
तो क्या हो जाएगा सी प्लस एस बाई वाई, तो ये हो जाएगा कंजम्पशन प्लस सेविंग, कंजम्पशन को जोड़ दोगे और सेविंग के साथ तो आपका क्या आ जाएगा इंकम आ जाएगा, और वाई बाई वाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरीके से एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है 1 होता है। एमपीसी मतलब डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, और एमपीसी मतलब होगा डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। ये इसने गलत लिखा है, यहाँ पे डेल्टा सी होगा। एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों को जोड़ दो, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस डिवाइडेड बाई वाई, तो डेल्टा वाई बाई वाई, और ये हो जाएगा आपका 1 के बराबर। तो ये इक्वेशन होता है, और इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लेना, ये एग्जाम में आता है, और इसी के बेसिस पे आगे के सारे चैप्टर्स हमारे बेस है। तो चूंकि मैंने ये चैप्टर पहले भी पढ़ा दिया, इससे थोड़ा इसे जल्दी जल्दी पढ़ाया हूँ, ताकि फिर हम लोग जल्दी से न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकें। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट होता है कमेंट करो, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।